नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अंजू ओझा आज आपको भूमिगत जल के कार्य तथा उत्पन्न स्थलाकृति के भाग तृतीय के बारे में बताने जा रही हूँ। इसके पूर्व के वीडियो में हमने इसके भाग प्रथम और भाग द्वितीय के बारे में पढ़ा। भाग प्रथम में हमने भूमिगत जल के बारे में, भूमिगत जल के स्रोत तथा भूमिगत जल से होने वाली क्रियाएं जैसे अपरदनात्मक क्रिया, निक्षेपात्मक क्रिया और परिवहन क्रिया के बारे में अध्ययन किया। और भाग द्वितीय में हमने भूमिगत जल के द्वारा उत्पन्न अपरदनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में अध्ययन किया। आज हम भाग तृतीय में इसके निक्षेपात्मक स्थल रूप के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चूना पत्थरों से निर्मित कंदराओं में सभी प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से स्पीलियोथेम कहा जाता है। तो जो चूना पत्थर से निर्मित कंदरा होती है उनमें सभी प्रकार के निक्षेप, जितने भी निक्षेप हैं, उनको यदि एक कॉमन नाम दिया जाए सम्मिलित रूप से तो उनको स्पीलियोथेम कहा जाता है। इनमें सर्वप्रमुख संगठक कैल्साइट होता है। पट्टीदार काल्केरियस निक्षेप को ट्रेवर्टाइन कहते हैं। तो ये इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि चूना पत्थरों से निर्मित कंदराओं में समस्त प्रकार के निक्षेपों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, या पट्टीदार काल्केरियस निक्षेप को किस नाम से जाना जाता है। कंदरा के मुख पर निक्षेपित ट्रेवर्टाइन के कोमल निक्षेप को टूफा या काल्फ टूफा कहते हैं। तो टूफा या काल्फ टूफा के बारे में भी पूछा गया है। शुष्क कंदराओं में टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप को ड्रिप स्टोन कहते हैं। तो जो शुष्क कंदराएं होती हैं उनमें जो टपकते जल के चूनायुक्त निक्षेप होते हैं उनको ड्रिप स्टोन कहते हैं। तो स्पीलियोथेम, ट्रेवर्टाइन, टूफा या काल्फ टूफा या ड्रिप स्टोन, ये सभी जो है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं। कंदरा की छत से लटकते स्तंभाकार ड्रिप स्टोन को स्टेलेक्टाइट तथा कंदरा के फर्श से ऊपर की ओर बढ़ते हुए ड्रिप स्टोन के स्तंभ को स्टेलेग्माइट कहते हैं। तो छत से जो लटकते हुए स्तंभाकार ड्रिप स्टोन होते हैं उनको स्टेलेक्टाइट कहते हैं, और इसी तरह से फर्श से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए जो ड्रिप स्टोन होते हैं उनको स्टेलेग्माइट कहते हैं। कंदरा की छत से सुई के आकार के लटकने वाले अनेक प्रकार के ड्रिप स्टोन को ड्रैप्स या कर्टेन, स्टेलेक्टाइट तथा स्टेलेग्माइट के आसपास निर्मित ड्रिप स्टोन को क्रमशः हेलेक्टाइट तथा हेलेग्माइट और गोलाकार हेलिसाइट को ग्लोबुलाइट कहते हैं। तो ये जो है हेलेक्टाइट या हेलेग्माइट या ग्लोबुलाइट, इनके बारे में भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। फर्श पर रिसते जल तथा हेलेक्टाइट से निकलने वाले जल के द्वारा कंदरा की फर्श पर निक्षेप को फ्लोस्टोन कहते हैं। तो ये जो है फ्लोस्टोन, इनके बारे में भी इस तरह से कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रमुख रूप से जो निक्षेपात्मक स्थल रूप होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 है स्टेलेक्टाइट, नंबर 2 है स्टेलेग्माइट और नंबर 3 है कंदरा स्तंभ, जिसके बारे में हम यहाँ प्रमुख रूप से पढ़ेंगे। अब हम बात कर रहे हैं स्टेलेक्टाइट के बारे में। तो भूमिगत कंदराओं में जब या तो समस्त जल तिरोहित हो जाता है या नीचे की तरफ से जाता है, या भूम जल स्तर के नीचा हो जाने से जल तल नीचा हो जाता है, तो कंदरा की ऊपरी छत से जो जल होता है वो रिस कर नीचे की तरफ टपकने लगता है। क्योंकि ये जब जल नीचे की तरफ जाता है तो अपने साथ में घुलनशील पदार्थों को भी समा लेता है, परंतु अधिक तापमान के कारण जो जल होता है वो वाष्पीकरण के कारण सूखने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है, और जल की घुलन शक्ति तथा पदार्थों को धारण करने की शक्ति घट जाने के कारण क्या होता है, कंदरा की छत के निचले स्तर पर पदार्थों का निक्षेप प्रारंभ हो जाता है, और ये निक्षेप लंबे किंतु पतले स्तंभों के रूप में होने लगते हैं जो कंदरा की फर्श की ओर बढ़ते जाते हैं। इन लटकते हुए स्तंभों को स्टेलेक्टाइट कहते हैं। तो कंदरा की छत से नीचे की तरफ जो निक्षेपात्मक स्थल रूप लटकते हुए पाए जाते हैं उनको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। इसके अलावा इनको आकाशीय स्तंभ की भी कहा जाता है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे की तरफ में लटकते हुए हमें दिखाई देते हैं। यहाँ
इस स्लाइड पे आप देख पा रहे हैं ये किस तरह से कंदरा की छत से नीचे की तरफ ये लटकते हुए रहते हैं, तो इनको स्टेलेक्टाइट कहते हैं। और यहाँ इस तरह से ये स्टेलेक्टाइट को दिखाया गया है कि ये कंदरा की छत से किस तरह से नीचे की तरफ लटक रहे हैं। अब हम बात कर रहे हैं स्टेलेग्माइट के बारे में। तो कंदरा की छत से जब स्टेलेक्टाइट बनते हैं तो कंदरा की छत से जो रिसने वाला जल होता है कुछ मात्रा में टपकता हुआ वो नीचे फर्श पर भी पहुंच जाता है। इस तरह कंदरा की फर्श पर भी जो निक्षेपात्मक स्थल रूप का निर्माण हो जाता है उनको हम कहते हैं स्टेलेग्माइट। और धीरे धीरे जो इन स्तंभों की जो ऊंचाई है वो भी बढ़ती जाती है। यहाँ आप इस स्लाइड पे देख पा रहे हैं फोटो के माध्यम से ये स्टेलेक्टाइट्स को दिखाया गया है और ये नीचे की तरफ जो निक्षेप है ये इस तरह से ये स्टेलेग्माइट कहलाते हैं। और जब स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट दोनों आपस में मिल जाते हैं तो ये स्तंभ का निर्माण हो जाता है जिसको हम कंदरा स्तंभ भी कहते हैं। यहाँ पर ये फ्लोस्टोन दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं कंदरा स्तंभ के बारे में। तो स्टेलेक्टाइट की अपेक्षा स्टेलेग्माइट अधिक लंबे होते हैं। निरंतर लंबाई में वृद्धि होने के कारण स्टेलेक्टाइट बढ़कर कंदरा की फर्श पर पहुंच जाते हैं। इस तरह एक लंबे स्तंभ का निर्माण हो जाता है और जो कि कंदरा की छत को उसके फर्श से मिलाता है। या तो क्या हो, स्टेलेक्टाइट जो है वो बढ़ते हुए नीचे तक आ जाए, या स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल जाएं तो जो कंदरा स्तंभ का निर्माण होता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू मैक्सिको को प्रांत की कार्लसबाद जो कंदरा है वो उस कंदरा में हजारों की संख्या में कंदरा स्तंभ जो है या कैव पिलर्स जो है वो मिलते हैं। यहाँ ये देखिए आप इस फोटो में कंदरा स्तंभ को दिखाया गया है कि इस तरह से ये स्टेलेक्टाइट नीचे की तरफ मिल गया है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट आपस में मिल गए हैं। इस दूसरी फोटो में भी ये स्तंभ को दिखाने का प्रयास किया गया है और ये इस तीसरी फोटो में भी जो है ये यहाँ पर स्तंभ को दिखाने का प्रयास किया गया है। अब हम बात करते हैं कास्ट प्रदेश में कुछ विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियां होती हैं उनके बारे में। तो चूना पत्थर शैल वाले कुछ क्षेत्रों में कुछ विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियां भी बन जाती हैं, जिनमें मुख्य रूप से कॉकपिट कोस्ट, कॉन कोस्ट, पॉलीगॉन कोस्ट तथा टावर कोस्ट। ये विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृतियां हैं जो विशेष रूप से कास्ट प्रदेशों में ही बनती हैं। उष्णाद्र प्रदेशों में कार्बोनेट शैलों का द्रुत गति से घोलन होता है। यदि डोलाइन पास होते हैं तो उनमें घुलन क्रिया के कारण तेजी से आकार वृद्धि होती है, अर्थात उनके आकार में विस्तार होता है। परिणाम स्वरूप जो डोलाइन शंक्वाकार गर्त होते हैं तारा की आकृति वाले गर्त में बदल जाते हैं और इस तारा की आकार वाली आकृति को कहते हैं कॉकपिट। तो डोलाइन जो होते हैं, डोलाइन का रूप परिवर्तित होकर के ही कॉकपिट का निर्माण होता है। इस तरह कॉकपिट वाले कास्ट क्षेत्र को कॉकपिट कास्ट कहते हैं और इस तरह की आकृति का विकास जो होता है वो जमैका, वियतनाम, चीन, जावा, न्यूजीलैंड आदि में हुआ है। तो ये बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा गया है कि कॉकपिट या कॉकपिट कास्ट जो स्थलाकृति है वो किस जगह पर या किन देशों में उसका विकास जो है वो अधिक हुआ है। यहाँ हम कॉकपिट कास्ट को देख पा रहे हैं फोटो के माध्यम से। ये कॉकपिट कास्ट जो है दिखाने का प्रयास किया गया है। कभी कभी कई डोलाइन विस्तृत होने के कारण मिल जाते हैं, जिस कारण उनकी पहले की गोल आकृति जो होती है वो बिगड़ जाती है तथा उसकी परिमिति में कई भुजाएं बन जाती है, जिस कारण उसका आकार जो हो जाता है वो बहुभुज जैसा हो जाता है। इस तरह बहुभुजाकार गर्त को पॉलीगॉन गर्त कहते हैं और इस तरह आकृतियों का विकास जो होता है वो न्यूजीलैंड, दक्षिणी चीन, न्यू गिनी आदि में होता है। जब पास कई कॉकपिट आपस में मिल जाते हैं और उनके मध्य स्थित कटक का आकार शंकु जैसा हो जाता है तो इस तरह की आकृति को कॉन कास्ट कहते हैं और जब इनकी ऊंचाई अधिक हो जाती है तो इनको टावर कास्ट भी कहते हैं। तो कॉन कास्ट और टावर कास्ट जो होती है चूना प्रदेश में बनने वाली स्थलाकृतियां होती है और टावर कास्ट का विकास क्यूबो, पोर्टोरिका, दक्षिणी चीन, दक्षिणी वियतनाम आदि में अधिक हुआ है। तो ये पूछा गया है बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में कि टावर कास्ट का विकास जो है वो कहाँ पर अधिक हुआ है।
यहाँ इस स्लाइड पर मॉडर्न पॉलीगॉन कास्ट को दर्शाया गया है, फोटो के माध्यम से या डायग्राम के माध्यम से इसको दिखाया गया है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इस स्लाइड पर टॉवर कास्ट। ये टॉवर कास्ट को दिखाया गया है फोटो के माध्यम से कि टॉवर कास्ट शिलाकृतियाँ इस तरह की होती हैं, और इधर ये कॉन कास्ट शिलाकृति को दिखाया गया है। इसी के साथ ये विषय यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी का धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कास्ट शिलाकृति से संबंधित टॉपिक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए आप इसके तीनों वीडियो का अध्ययन अवश्य करें। पुनः आप सभी का एक बार धन्यवाद।